आप सभी विद्यार्थियों को श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस प्रश्न लेकर आए हैं, इसको देखा जाए, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखा जाए कि एक क्वेश्चन दिया गया है 3√4, 4√6, 6√15 और 12√245 में सबसे बड़ा कौन सा है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले जानेंगे। जो अंडर रूट के बाहर वाले जितने पद हैं उनका लासा लेंगे। जैसे 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अगर इसका लासा ले रहे हैं तो इसका लासा होगा 12। अब देखो लासा 12 हो गया है, तब इसी लासा में अंडर रूट के बाहर वाले सभी पदों से भाग कराएंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे अंडर रूट के बाहर वाला पद 3 है। 3 से अगर हम लोग 12 में भाग कराएंगे, 3 चौका 12। जब जितनी बार भागफल जाएगा अंडर रूट के अंदर वाले पद के पावर के रूप में लिखते जाएंगे। देखो 3 की पावर 3 से भाग देंगे 12 में तो 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4। यहाँ से फिर 4 से भाग देंगे 12 में, 4 से भाग देंगे 12 में, 4 3 12, 6 की पावर 3। 6 से भाग देंगे 6 2 12, 15 2 15 की पावर 2। 12 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 245 की पावर 1। अब इसको हल करेंगे। 4 की पावर 4 का मतलब होता है 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256। ये देखो ये 6 का गुणा 3 बार 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब 216। ये 15 का करेंगे, 15 का वर्ग होता है 225 और ये है 245। इन सब में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो बड़े आराम से देख पा रहे होंगे 256 सबसे बड़ा है। 256 किसका मान है, 3√4 का मान है। ये आपका उत्तर हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए भैया कि दिया गया है संख्याएं 2 4 6 ... 98 100 का परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितना है। शून्य की संख्या कितनी है, सबसे पहले देखा जाए दी गई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है। सभी के बीच का अंतर 2 2 का है। मीन्स पहला और अंतिम पद है। यहाँ पे पदों की संख्या नहीं मालूम है, कितनी सम संख्याएँ हैं। सबसे पहले पदों की संख्या निकालते हैं। पदों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, जब पहला और अंतिम पद मालूम हो तो L-A/D+1। यल का मतलब श्रृंखला का लास्ट पद, श्रृंखला का लास्ट पद 100 है। ए का मतलब श्रृंखला का पहला पद और डी का मतलब सार्वंतर। किसी दो पदों के बीच का अंतर कितने का है, 2 का है, +1 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 98 आएगा, 98 में 2 से भाग लगाएंगे आएगा 49, 49 में 1 जोड़ दिए 50। सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कितनी संख्याएँ हैं जो कि 2 और 100 के बीच में है। इनका गुणा करने पर कि शून्य की संख्या बताना है। तो 50 संख्याएं हैं। हम लोगों को पता है अगर 5 और 2 का परस्पर गुणा किया जाए तो जो अंक देता है वो इकाई का अंक या शून्य देता है हमको 5 और 2 का गुणा करने पर। सबसे पहले हम 50 को 5 से भाग देंगे तो ये आया 10 बार, फिर 5 से भाग देते हैं आया 2 बार, फिर 2 से भाग देते हैं आया 1 बार। कितनी संख्या हुई, 5 ये 10, 10 में 2 जोड़ देंगे 12 आ जाएगी। ऐसा सवाल चाहे सम के लिए हो चाहे विषम के लिए हो, हम लोग पदों की संख्या निकालकर आराम से सवाल को कर सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन में क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही है। ये कि आपके लिए उत्तर है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है, इसको देखिएगा। कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। सी अकेला एक घर को पेंट करने में 48 दिनों का समय लेता है। एक साथ काम करते हुए ए बी और सी उस घर को 16 दिनों में पेंट कर लेते हैं तो बी अकेला उस घर को पेंट करने में कितना समय लेगा। बी उस घर को अकेला पेंट करने में कितना समय लेगा। देखो यहाँ पे तुलना कह रहा है, तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। इसका मतलब जो है ए बी की तुलना में 3 गुना, मतलब ये कार्य क्षमता दिया है। कार्य क्षमता दिया गया है। कार्य क्षमता किसका किसका दिया गया है, तो ए का और बी का। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। इसका मतलब ए अगर 3 काम करता है तो बी 1 काम करता है। सबसे पहले समय निकालेंगे। समय क्या हो जाएगा, विलोमानुपात हो जाएगा। ए अगर यक्स हो गया और ये 3 यक्स हो गया। अगर देखा जाए ए देखा जाए यक्स हो गया, बी हो गया 3 यक्स। अगर देखा जाए कह रहा है ए बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं। ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। अगर ए का 1 दिन का काम देखा जाए तो 1/x हो गया। बी का 1 दिन का काम देखा जाए 1/3x हो गया। और सी उस काम को करता है 48 दिनों में, ये दिया गया है। सी का काम 1/48 हो गया। तीनों का 1 दिन का काम निकालेंगे तो तीनों का 1 दिन का काम 1/16 हो गया।
अब इसको आराम से कैलकुलेट करिए, x का मान जो होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको पक्षांतर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 का गुणा x, 1 में 3x और ये 4x, ये 4x बटे 3x स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर 1/16 माइनस 1/48 हो जाएगा, इधर प्लस में माइनस हो गया। इसका एलसीएम जो है x से x कैंसिल हो गया, एलसीएम जो है 48 हो गया, 16 तिया 48, 48 इक्के 48 मतलब 2/48, 2/48 इधर बचा है 4/3x बराबर कितना 2/48। ध्यान दीजिएगा 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3 इक्के 3, 3 छक 18, 2 दूनी 7, ये x का मान आ गया 32, x का मान आ गया 32। सवाल में पूछ रहा है b कितना समय में लेगा, b द्वारा समय कितना है 3x, यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे, 3 का गुणा 32 कितना आया भैया 96 आया, जो कि हमारा उत्तर आया ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर आया। ये बहुत ही शानदार सवाल था जो कि आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखा जाए। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया गया तो नए मिश्रण में पानी की तुलना 2 गुना दूध हो गया, पानी की तुलना में 2 गुना दूध हो गया, तो वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध है। शुद्ध दूध का मात्रा पूछ रहा है, शुद्ध दूध का। तो आप देखिए 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है, इसका मतलब 11 और 2 का रेशियो है। ये किसका मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का रेशियो है 11:2। अगर इनकी पूरी मात्रा मानी जाए तो ये हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा 2x। अब देखो कह रहा है 35 लीटर दूध और मिलाया गया, 35 लीटर दूध और मिलाया गया, तो 35 लीटर दूध और मिला दिए, तब कितना हो जाता है, दूध कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है। 2 गुना का मतलब 2:1, दूध 2 गुना हो जा रहा है, पानी इतना ही है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4, 11 में से 4 निकल गया, ये 7x, 7x बराबर 35 दूनिया 70 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, x का मान 10 आ गया। कह रहा है कि वास्तविक मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध है। शुद्ध दूध कितना है 11x, 11x में हम वैल्यू रखेंगे 10 का, 11 गुणे 10 करेंगे तो आएगा 110 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, आप इसको देखते रहिए और नोट करते रहिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ पे देखो 3 भिन्नें दे दी गई है और इसका अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही क्रम कौन सा सही होगा। आप देख रहे हैं ये छोटे से बड़े की ओर निशान लगाया गया है, मिस जो लास्ट वाला पद है वो सबसे बड़ा है। अगर भिन्नों की तुलना करना अगर हमसे पूछता है तो सवाल को कैसे हम लोग जल्दी से लगाएंगे। तो दी गई भिन्नों को सबसे पहले हम दशमलव में बदल लेंगे, दशमलव को 2-2 स्थान तक हम लोग चलेंगे। कोई एक ऑप्शन पकड़ लीजिए, उसी से हमारा काम बन जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग पकड़ रहे हैं, तो सबसे पहले 2 में अगर 3 से भाग लगा रहे हैं तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा लिए, अब ये हो गया 20, 3 छक 18, फिर 3 छक 18। अब देखो 3 में भाग नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ा लिए, 30 बन गया, 5 से भाग कराए, 5 छक्का 30। यही सेम प्रोसेस इसी में करेंगे। तो यहाँ पे 11 में 15 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिए, अब ये हो गया 110 हो गया। अब यहाँ से देखिए 15 से भाग देंगे, 15 सत्ते 105। अब ऐसे देख लीजिए ये ज़्यादा है, अगला पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सीधे सीधे देखिए ये सबसे बड़ा है, मतलब 11/15 सबसे बड़ा है, और इससे छोटा क्या है, ये 0.66 है, 0.66 का मतलब 2/3 है। फिर इससे छोटा क्या है 0.6, 0.6 को किसको सॉल्व किए हैं 3/5 को। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट उत्तर गया, बी वाला ऑप्शन सही गया। ऐसे सवाल को हम दशमलव के 2-2 स्थान तक बदलकर प्लेस में आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए, देखो एक प्रश्न और है आगे कि एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला टंकी को 8 घंटों में भरता है, दूसरा 5 घंटों में खाली करता है। देखिए पहला तो भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, और भी 5 घंटों में खाली कर रहा है। ये दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरी टंकी को
खाली होने में कितना समय लगेगा। पहले से टंकी भरी है 3/4, इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 पाइप है, मान लीजिए पहला नल जो है 8 घंटों में भरता है। पहला नल इसको भरता है 8 घंटों में और दूसरा नल इसको खाली करता है 15 घंटों में। देखिए जो भर रहा है उसको प्लस साइन के साथ, जो खाली कर रहा है उसको माइनस साइन के साथ। यहाँ से देखें पूरा एलसीएम ले लेंगे, 8 और 5 का एलसीएम 40 हो गया। जो 40 होगी पूरे टंकी की क्षमता होगी। पूरे टंकी की क्षमता जो है 40 लीटर की है। अगर पहला नल 1 घंटे में 8 लीटर भरता है तो 40 लीटर भरने में कितना लेगा, 8 से भाग लगाएंगे, 8 पंचे 40। दूसरा 1 घंटे में 5 लीटर भरता है तो 40 लीटर भरने में 8 पंचे 40। इसका मतलब देखो 5 अट्ठे 40, 8 ये हो गया। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखो 5 में से -8 निकल गया तो इसका मतलब आया -3। -3 का मतलब हुआ कि टंकी खाली होगी। कह रहा है टंकी में पूरी क्षमता 4/3 थी, पहले से इसमें भरा था कितना, 3/4। इसका मतलब पूरे क्षमता 40 में 3/4 भाग पहले से भरा हुआ है। इट मीन्स कितना लीटर भरा हुआ है, तो आप देखेंगे इसका मतलब 40 का 3/4 मतलब 30 लीटर भरा हुआ है। 30 लीटर भरने में 30 लीटर भरा हुआ है, इसी को खाली कर रहा है। खाली करने में लग रहा है 3 घंटे, तो इसको 3 से भाग लगा देंगे। 30 लीटर खाली करने में 3 से भाग लगाएंगे तो आएगा -10 घंटे। माइनस का मतलब क्या होता है, ये खाली कर रहा है, इसका मतलब टंकी जो है 10 घंटे में पूरा खाली हो जाएगी। बहुत ही शानदार सवाल था, आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो इसको लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखा जाए क्या है, देखा जाए एक प्रश्न अगला देखा जाए। कह रहा है 2 संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 8 और 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बराबर प्रश्न पूछा जाता है लासा मासा का। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है LCM गुणे SCF, मतलब लासा गुणे मासा होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा। हमको पहली संख्या मालूम है 24, दूसरी संख्या पूछ रहा है। लासा कितना है भैया, लासा है हमारा 48 और मासा कितना है हमारा, कितना है 8। 24 दूना 48, दूसरी संख्या क्या है 8 दूनी 16। इसका मतलब डी वाला राइट उत्तर हुआ। हमारा उत्तर कितना हुआ, डी हुआ 16। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखा जाए क्या प्रश्न। तो क्वेश्चन कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिबाल लागत मूल्य बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखा जाए फिर से पढ़ा जाए। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, मतलब 17 गेंदों को 720 रुपये में बेच रहे हैं, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। देखो बेटा हम लोग को पता है क्रय मूल्य बराबर होता है या हानि बराबर होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखो मानते हैं एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपया है, तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। इसको 720 रुपया में बेच रहे हैं, इसका मतलब विक्रय मूल्य 720 रुपया हो गया। 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है 5 गेंदों के। एक गेंद को अगर x रुपया में तो 5 गेंद को 5x में। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए इधर आके ये प्लस हो जाएगा, 17 में से 5 घट जाएगा, ये हो जाएगा 12x। 12x बराबर कितना हो गया 720, 12 छंग 72, x बराबर क्या आ गया 60 रुपये। मतलब प्रतिबाल का लागत जो होगा वो 60 रुपया प्रति गेंद होगी। 60 रुपया में एक बॉल होगी। बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको देखा जाए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखा जाए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कराए 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ एक खंभे को पार करने में क्रमशः 10 तथा 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है तो बताइए विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। बहुत ही शानदार सवाल है, इसको देखा जाए। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं। समान लंबाई की रेलगाड़ियां का मतलब पहली रेलगाड़ी की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की है।
एक खंभे को पार करने में 10 से 15 सेकंड का समय लेती है और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर दे रखा है। तो पहली रेलगाड़ी की अगर देखी जाए, समय मालूम है, दूरी मालूम है, यहाँ से 4 निकाल लेते हैं। लंबाई मतलब क्या होगी, वही दूरी। इसका समय निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। पहली रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई, 12 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे। दूसरी रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई भी 120 मीटर है, 15 इसको काट दिए तो 8 मीटर प्रति सेकंड आया। ध्यान दीजिए, पहली और दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है विपरीत दिशाओं में चलते हुए। विपरीत दिशाओं में चलने का मतलब क्या हुआ, बिना चाल के हम विपरीत दिशा में चल नहीं पाएंगे। अब यहाँ से विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो यहाँ से हम लोग सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल, देखो जब दो वस्तु विपरीत दिशाओं में गतिमान होंगी तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा सापेक्ष चाल 12 और ये 8, कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। जब दो रेलगाड़ियाँ या दो वस्तुएं विपरीत दिशाओं में गतिमान हो तो दोनों चाल को आपस में जोड़ लेते हैं। दूरी है, देखो पहली रेलगाड़ी 120 मीटर है, दूसरी भी रेलगाड़ी 120 मीटर है, इसका मतलब दोनों को जोड़ लेंगे 240 मीटर, ये हो गया। यहाँ से चाल मालूम हो गया, दूरी मालूम हो गई, समय निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। 240 में 22 से भाग लगाएंगे, आ गया कितना, 12 सेकंड आ गया। 12 सेकंड हमारा उत्तर आया। 12 सेकंड हमारा उत्तर आया, जिसमें से देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर गया। सवाल में कुछ करना नहीं था, समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ थी, लंबाई हमको मालूम है, समय मालूम है 10 व 15 सेकंड। यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय, पहली रेलगाड़ी की चाल आ गई, दूसरी रेलगाड़ी की चाल दूरी बटे समय। यहाँ से मैंने निकाल दिया, चाल ये आ गई सापेक्ष चाल। हम लोग को पता है जब दो वस्तुएं विपरीत दिशाओं में गतिमान होंगी तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी, सापेक्ष चाल निकाल लिए। दूरी, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ हैं, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 120 ये थे, 120 ये, 240 हो गया। तो यहाँ से सापेक्ष चाल निकाल लिए, दूरी निकाल लिए, समय निकाल लिए। हमारा समय आया 12 सेकंड। बहुत ही शानदार सवाल था। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दो नाव एक दूसरे की तरफ क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे की तरफ चल रही है दो नाव, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। टकराने के 1 सेकंड पहले, समझना, टकराने के 1 सेकंड पहले इनके बीच की दूरी कितनी होगी। टकराने के 1 सेकंड पहले इनके बीच की दूरी क्या होगी। हमारे विकल्प में दिया गया है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। इसको सॉल्व किया जाए कैसे होगा। देखो टकराने के पहले एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब सापेक्ष चाल हम लोग निकालेंगे। सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल क्या होती है, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशाओं में गतिमान होंगी तो दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी। पहली चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 54, इनको जोड़ लेंगे आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समय हमको मालूम है, समय बराबर क्या है, 1 सेकंड है। तो समझना, दूरी निकाल लेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय हमारा सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। समय हमारा सेकंड में है, इसका मतलब जो दूरी आएगी वो हमारी मीटर में आएगी। जो दूरी आएगी ये हमारी सब मीटर में आएगी। यहाँ से देखो 18 × 90, ये 5 का गुणा 5 में कराएंगे 25, ये मीटर, सेकंड से सेकंड कट गया, ये मीटर से आएगा, 5 × 25 25 मीटर। तो दोनों स्थान के बीच की, इनके 1 मिनट पहले इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 25 मीटर आ गई। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इसको देखा जाए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या कहता है। चलो क्वेश्चन देखा जाए अगले प्रश्न की तरफ। एक गोले और बेलन की त्रिज्याएं ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। यदि उनके आयतन बराबर हो तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होगा। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा, तो गोले का और बेलन का दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। इसका मतलब जो होगा, गोले का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग को पता है गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। बेलन का आयतन होता है, πr² h। यहाँ से देखिए
ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, केवल आर बचा। तो 4/3 आर का मतलब क्या है 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ से एच आ गया, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा ऊंचाई जो होगी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पाई में पूछा है तो इसका मतलब पाई का मान रखना नहीं है, तो 2 गुणे पाई, आर का मतलब क्या है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारी है 8। यहाँ से गुणा कराएंगे 8 छंग 48, 48 दूनिया 96, 48 दूनिया 96 पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का गुणा कराएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपका उत्तर क्या आया 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हुआ। बहुत ही अच्छा सवाल था। फिर से एक बार देख लिया जाए, गोले और बेलन की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर हैं। यदि आयतन बराबर हो, मतलब गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन 4 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से देखो सॉल्व किए, पाई से पाई, आर की स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, आर बचा है, ये एच का मान निकाले मैंने 8 सेंटीमीटर आ गया। तो बोल रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ बताइए, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πr/h। ये मेजुरेशन के सभी फार्मूले आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो यहाँ से हमारा उत्तर पाई में दे रखा है तो पाई ऐसे रखेंगे, रेडियस हमको मालूम है और हाइट हमने निकाला है, वैल्यू रख देंगे 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है ये सब बात आपके समझ में आ रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके इत्र मित्र के बीच में शेयर करिए। अगर पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए। अब अगला प्रश्न एक और देखा जाए क्या होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है 55, 165 तथा 116 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं निरंतर अनुपात में हों। एक शब्द नया मिल रहा है, निरंतर अनुपात में हों। निरंतर अनुपात का मतलब होता है कि ये समानुपात में हो। निरंतर अनुपात का मतलब अनुपात 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 अनुपात, जब कई अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे हम समानुपात कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कौन प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। इसका मतलब जो है ये 55 है, 55 में मानते हैं यक्ष संख्या जोड़ी जाए, और 100 है, इसमें भी मानते हैं हम लोग एक्स संख्या जोड़ी जाए, ये भी एक्स संख्या हो गई। दोनों निरंतर अनुपात का मतलब क्या हुआ, या तो समानुपाते हो, समानुपात का मतलब क्या हो, दो भिन्ने आपस में बराबर हो तो बराबर लिखा देते हैं। 65 में क्या जोड़ा जाए, एक्स जोड़ा जाए, और 116 है, 116 में क्या जोड़ा जाए, एक्स जोड़ा जाए। अब देखिए सभी में समान संख्याएं जोड़ी गई हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन उठाते हैं और फटाफट रखते हैं। देखिए कौन किसके बराबर होगा। अगर लेफ़्ट और राइट साइड बैलेंस होगा, वैल्यू पुट करने से वही हमारा उत्तर होगा। अगर 20 हम लोग पुट करते हैं तो देखो 55 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 75/120। यहाँ से ये हो जाएगा 85/200 136। अब देखो यहाँ से काटिए, 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, 17 × 5 = 85, 17 × 8 = 136। अब देखो दोनों 5/8 5/8 दोनों बराबर हो गए, तो कौन सी वैल्यू x का मान कौन पुट करने पर, 20 पुट करने पर दोनों वैल्यूएं आपस में बराबर हो गई। बहुत ही आसान। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से ही टच करेंगे। अगर यहाँ से 10 रख रहे हैं तो नहीं होगा, 5 रख के चेक करेंगे तो लेफ़्ट और राइट साइड बैलेंस नहीं होगा, तो हम 20 रखेंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नोट करिए, एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये अंतिम क्वेश्चन होगा, इसको थोड़ा अच्छे से देखा जाए। कह रहा है एक छात्र एक संख्या को 5/3 है, ये भैया शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। हमको गुणा करना चाहिए था 5/3 में, लेकिन हम गुणा कर देते हैं 3/5 से।
तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो मानते हैं भैया, देखो माना वह संख्या x थी जिसमें हमको गुणा करने को कहा गया था। अगर सही उत्तर हमारा आता, अगर उस संख्या में 5/3 का गुणा कराते तो हमारा उत्तर आता 5x/3। लेकिन हमसे गलती हो गई है। गलती क्या हो गई है? तो गलती, हमने गलत उत्तर पाया है, तो गलती हमसे हो गई है। गलती मैंने क्या किया, उस संख्या में 3/5 से गुणा करा दिया। इसका मतलब हमारी गलती कितने, गलत उत्तर आया हमारा ना, कितने के 3x/5। अगर यहाँ से गलती निकाली जाए, ये सही उत्तर था, ये गलत उत्तर था, ये सही या गलत कर लीजिए। अगर हमने गलती निकालनी हुई तो बड़े आराम से गलती निकाल पाएंगे। सही में से गलत को घटा देंगे, 5x/3 - 3x/5। एलसीएम 15, ये 25x माइनस ये 9x बराबर कितना आ गया, 16x/15। 16x/15। गलती कितने की हुई है, त्रुटि कितने की हुई है, 16x/15 की हुई है। हमसे पूछ रहा है गलती का प्रतिशत या त्रुटि का प्रतिशत। यहाँ से गलती का प्रतिशत बराबर हो जाएगा गलती बटे सही। सही का मतलब क्या है, 5x/3। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, ये जाके हो जाएगा 3x/5x, गुणे 100 कर देंगे 100। यहाँ से सॉल्व करिए, ये यहाँ से काटिए, x से x कैंसिल, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, 16 × 4 = 64, 16 × 4 = 64। आपका गलती का प्रतिशत कितना आया, 64% आया। ये 64 आपका राइट उत्तर हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ऐसे आपके एग्जाम में बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये सब सारे प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए और कुछ बेहतर कर सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।